नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जा चुका है या फिर पढ़ाया जा रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बेसिकली इसमें कुछ पढ़ने वाला ऐसा कुछ था नहीं कि जिसको आपको समझ में ना आया है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ टेंस के स्ट्रक्चर ही बताए हैं कि कोई भी लाइन या टेंस चीज देखकर आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा टेंस हुआ है। इसमें आपको कैसे देखना है कि हेल्पिंग वर्ब सही यूज की गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि नहीं, या फिर जो इसका वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से सही है कि नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अब तक पढ़ाई हैं और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं या फिर जिनकी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मैंने वो सारे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस सेशन में करवाए हुए हैं। एज ए एग्जामिनर भी मैंने सोचा है कि उसमें जब कोई भी एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो उस समय उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कौन सी सारी चीज़ों को नोट करता है कि कौन कौन सी मेजर मिस्टेक होती हैं, कौन सी माइनर मिस्टेक होती हैं जो बच्चा या स्टूडेंट करता है। मैंने उन मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए थे और उसके अलावा मैं एज ए स्टूडेंट ही मैंने सोचा है कि कैसे हमें कोई भी एरर दी गई उस एरर को फाइंड करना है, और अगर हमने एरर फाइंड कर ली तो उसमें क्या करेक्शन करना है, कैसे करेक्शन करना है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक डिस्कस कर ली थी आपको, और अब तक जो हमने पढ़ा था उस सारे बेस पर ही आपकी आगे की क्लास डिसाइड होगी। अगर आपका सारा बेस पुराना जो मैंने पढ़ा है वो अच्छा हो गया है, आपको सारी चीज समझ में आ गई है, तब आज से आपकी क्लास आप लोगों को तभी समझ में आएगी। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता था कि बार बार चीजों को रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत होगा तभी आगे जाके आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। हालांकि रिवाइज मैं भी कराता गया हूँ, कोई भी मैंने नई क्लास स्टार्ट की है, क्लास स्टार्ट करने के 10 से 15 मिनट मैंने आपको पिछली 1 या 2 क्लास का ही रिवीजन करवाया है। वो भी इसलिए मैं करवा रहा था क्योंकि इनका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आगे जाकर आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब आज से स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ी एप्लीकेशन वगैरह देख लेते हैं कि क्या कैसी एप्लीकेशन होती है। मेनली अगर देखा जाए तो आज से हमारा टेंस स्टार्ट होगा। अब तक हमने सिर्फ टेंस के टाइप पढ़े हैं, प्रेजेंट और पास्ट के चारों टाइप पढ़ लिए थे, मतलब कुल मिला के 8 टेंस का हमने स्ट्रक्चर भी पूरा पढ़ लिया था। अब हमें इन जो हमारे 8 टेंस हैं इनकी एक एक टेंस को पकड़ना है, एक एक प्रॉपर्टी को पकड़ना है, बाल की खाल निकालेंगे हम एक एक छोटी छोटी चीज की कि ये चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों जाती है, पास्ट में क्यों नहीं जाती, या फिर कंटिन्यूअस क्या है, इंडेफिनिट क्या है। एक एक चीज एक एक एप्लीकेशन आपको पढ़ाई जाएगी। बस याद रखें कि आपको कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल ही मिस नहीं होना चाहिए। एक एक लाइन में आपको जो बोलूंगा ना उस लाइन का मतलब या मीनिंग आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ऑटोमेटिक आप आगे जाके बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप देखते ही आंसर मार देंगे। जैसे मैं आपको सॉल्व करवाते जा रहा हूँ ना, आगे भी कॉल सॉल्व करवाते जाऊंगा, पूरी अप्रोच बताते जाऊंगा, पूरी चीजें आपको रिलेट करूंगा। कुछ भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी जो अब तक आप रटते आ रहे थे ना कि एवरी डे, फलाना डे, मंडे, ट्यूसडे, इनके साथ क्या लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, बस आपको एक एक लाइन में गौर से सुनना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बैक करके उसको समझिए, और अगर आपको लगता है आपको समय बाद आप भूल जाएंगे, आपको रिवाइज करने में दिक्कत आएगी, तो आप उस चीज को नोट भी कर लीजिए। इससे आपको रिविजन के समय कोई ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मेनली आज की जो हमारी क्लास होगी आगे, उसमें हम सिर्फ 2 स्टेट के बारे में थोड़ा अच्छे से याद रहना चाहिए कि 2 स्टेट कौन सी होती हैं। एक तो कंटिन्यूअस और दूसरी होती है परफेक्ट। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोई भी एक्शन जब किसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है और कुछ समय तक वह चलता रहता है और एक पॉइंट पर जाके जब वह खत्म हो जाता है। ऐसे होता है कोई भी काम, एक जगह से हमने स्टार्ट किया, कुछ समय बाद या कुछ देरी बाद वह खत्म हो जाता है। तो जिस समय पर आपका जो एक्शन चल रहा होता है, या फिर उसको हम बोल रहे हैं कि गोइंग ऑन है या फिर इन प्रोसेस है, तो इस समय आपका जो एक्शन की जो स्टेट होती है उसको हम किस में डालते हैं, कंटिन्यूअस स्टेट में डालते हैं। लेकिन जब किसी देर बाद या किसी टाइम इंटरवल के बाद आपका जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट एक्शन को हम किस स्टेट में डालते हैं, कुछ समय मैंने आपको बताया था, परफेक्ट में डालेंगे। ये चीज इतनी समझ में आ जानी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाइए। आप चाहे तो इसको लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, और बाय इसके मैंने आपको यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है पूरा, इसके हिसाब से अगर आप समझना चाहें तो डायग्राम भी आप लिख लें। इससे क्या है, आपको समझने में बाद में जब रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, कंटिन्यूस परफेक्ट आज की क्लास में क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो पीछे जाके समझें, और नहीं समझा तो मैं ही एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिवाइज करा दें। ठीक, आपको एक कोई ऐसा एक्शन बताता हूँ जिससे आपकी दोनों स्टेट फिर से अच्छी हो जाएंगी। जैसे ये कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो हर कोई करता है, मतलब कॉमन होता है, जैसे खाना खाना, तो ये एक्शन हर कोई ही करता है, सब कोई खाना खाता है। तो आप देखना, जब आप खाना खाने जाते हैं, आपकी माँ या फिर आपकी जो सिस्टर होती है जो भी आपको खाना देती है, वो आपके सामने टेबल पर रख कर खाना रख देते हैं, दाएं और रख दिया उन्होंने टेबल पर। ठीक, आप अभी सामने बैठे हुए खाना को आपने खाना स्टार्ट नहीं किया। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है, आपने इसको खाना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपका जो ईट एक्शन है वो इन दोनों स्टेट में से क्या होगा, परफेक्ट में जाएगा कि कंटिन्यूस में जाएगा। तो आप बोलेंगे कि कोई भी एक्शन अभी जब तक स्टार्ट नहीं किया गया तो उसको कंटिन्यूस में नहीं डाल सकते हम, क्योंकि जिस समय से
जैसे ही हम अपना वो एक्शन स्टार्ट कर देंगे, वो चलने लगेगा, तभी हम उसको कंटिन्यूस स्टेट में डालेंगे। रनिंग फॉर्म को ही हम कंटिन्यूस मानते हैं। मतलब जैसे ही आप अपने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ेंगे या फिर जैसे ही आप खाना खाना शुरू करेंगे, उस समय से आपकी कंटिन्यूस स्टेट शुरू हो जाएगी। आपने खाना खाना शुरू कर दिया, मतलब आपकी कंटिन्यूस स्टेट शुरू हो गई। आप खाना खाए जा रहे हैं, आपकी कंटिन्यूस स्टेट चल रही है। आपने 2 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली, तब भी आपकी कंटिन्यूस स्टेट चल रही है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे आपकी जितनी डाइट होगी, 4 रोटी 6 रोटी जितनी भी डाइट होगी, तो उस पूरी डाइट कंप्लीट करने के बाद जिस पॉइंट पर आप खाना खाना बंद कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे, तो उस समय आपका जो ईट एक्शन है वो किस स्टेट में चला जाएगा? परफेक्ट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस मार्क में थोड़ा इंटरवल का जरूर फर्क रहता है कि कोई एक्शन है वो लंबे समय तक चलता है, कोई एक्शन होता है वो थोड़े समय तक। जैसे मैं अभी बात करता हूँ, अपनी एक क्लास की बात कर लेता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट, पिछले 5 मिनट से मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, तो पिछले 5 मिनट से मैं देखूँ यहाँ से हमारी एक्शन क्या है? चली आ रही, चली आ रही, चलती जा रही है। ठीक है, तो अभी जो हमारी जो मेरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा टीच। आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? लर्न। तो आपका लर्न एक्शन और मेरा टीच एक्शन। अभी इस पॉइंट पर, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इस समय देखना आप, जब मैं ये लाइन खींच रहा हूँ ना, ये लाइन, तो इस समय पर आपका एक्शन टीच क्या है? कंटिन्यूस में चल रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल अभी हमारी क्लास क्या है? कंटिन्यूस स्टेट में है। लेकिन कुछ देर बाद, आधे 1 घंटे बाद, जब मैं क्लास कंप्लीट कर दूंगा, क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, तो वहां पे इसमें चली जाएगी, ये परफेक्ट स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा टाइम इंटरवल का जरूर डिफरेंस हो सकता है। कोई भी एक्शन, जैसे हमें खाना खाने में 10 मिनट लग गए, तो हमारे एक्शन यहाँ पे 10 मिनट तक कंटिन्यूस में रहा। यहाँ पे हम क्लास 1 घंटे या 30 मिनट तक रहेंगे, तो इसको ये हो सकता है हमारा जो एक्शन है वो 30 मिनट तक कंटिन्यूस स्टेट में रहे। तो कंटिन्यूस टाइम, फिक्स टाइम भी नहीं होता, वो तो एक्शन पर डिपेंड करता है। जितने लंबे समय तक एक्शन चलेगा, आपकी कंटिन्यूस स्टेट चलेगी। ठीक है, जैसे अभी एक लंबे समय का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो लंबे समय तक चलता है। जैसे हम एक प्रिपरेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अभी तैयारी स्टार्ट कर दी है, कुछ समय से की है, कभी भी की है, पर आज ही आपने तैयारी स्टार्ट की है, आपने यहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दी, तो आपकी जो प्रिपरेशन की जो स्टेट है अभी क्या है? चल रही है, आपकी प्रिपरेशन जारी है, चल रही है। तो आपकी प्रिपरेशन की स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे बिल्कुल कंटिन्यूस स्टेट में, क्योंकि हमारी तो अभी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन आगे जाकर 1 2 3 साल बाद, जब आपको हो सकता है जॉब मिल जाए, आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते, हो सकता है आपको 3 या 4 साल भी लग जाए, तो यहाँ 3 4 साल बाद जब आपको जॉब मिल जाएगी, आप अपना पढ़ना बंद कर देंगे, तो उस समय आपकी प्रिपरेशन की स्टेट क्या हो जाएगी? अब बोलेंगे मेरी प्रिपरेशन वहां पे खत्म हो जाएगी, तो वो परफेक्ट स्टेट में चली जाएगी। मतलब मेरा एग्जाम्पल दीजिए, हम दोनों की प्रिपरेशन को मिलाते हैं। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन के समय कंटिन्यूस में, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन मुझे जॉब मिल चुकी है, मैंने पढ़ना बंद कर दिया, मेरी तैयारी खत्म है यहाँ पे, तो मेरी जो प्रिपरेशन की स्टेट है वो किसमें चली जाएगी? परफेक्ट स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, अब ये ड्यूरेशन लंबा हो सकता है मुझे प्रिपरेशन में 1 साल लगा हो, आपको 3 या 4 लग जाए। ये अपना अपना एक्शन पर डिपेंड करता है टाइम। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई। तो अब मैं आपको आगे की बात बताऊँ। देखो, अभी मैंने अब 2 चीजें आपको समझाई। एक तो मैंने जो चीज समझाई वो कंटिन्यूस स्टेट के बारे में समझाई, और दूसरी परफेक्ट के बारे में। मतलब कोई भी एक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, तो परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 स्टेट हो गए। लेकिन एक तीसरी स्टेट भी होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कभी उसको आपने गौर नहीं किया। एक तीसरी स्टेट भी होती है, मतलब कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं जो एक टाइम से स्टार्ट तो होते हैं, लेकिन आगे जाकर वो किसी पॉइंट पर जाकर वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते। सस्पेंड, सस्पेंड और कंप्लीशन में आप अंदर समझ रहे हो ना? कंप्लीशन का मतलब कोई भी एक्शन यहाँ जाके कंप्लीट खत्म ही होगा। अब एक्शन को दोबारा कभी शुरुआत नहीं होना है, ना ही कभी दोबारा ये घटित होगा, ना आपको देखने मिलेगा। कंप्लीट मतलब पूरे से खत्म। जैसे कोई भी इंसान है मर जाता है, तो उसकी लाइफ की जो स्टेट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट स्टेट हो गई उसकी। लेकिन ये जो सस्पेंड जो एक्शन होते हैं, वो किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब इतने टाइम इंटरवल तक ये फिर नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आपका वही टाइम फिर आएगा जहां से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगे, फिर यहाँ पे जाकर सस्पेंड हो जाएंगे, अगले दिन या अगले महीने अपनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से फिर स्टार्ट होंगे, फिर इसी टाइम इतने टाइम इंटरवल तक ये वैलिड रहेंगे, और यहाँ पे जाके फिर सस्पेंड हो जाएंगे। आगे बात आपको समझ। चलो मैं जैसे आपकी क्लास का ही टाइम मान लेता हूँ। क्लास हमारी यहाँ से 6:30 से स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ 6:30 तक या 6:45 तक, जितना ही पढ़ाता हूँ इतना पढ़ाता हूँ। ठीक, यहाँ पे जाके आप बताइए, मैं अपनी टीच जो एक्शन है इसको मैं कंप्लीट करता हूँ कि सस्पेंड करता हूँ? अब आप यहाँ पे अंतर समझना दोनों चीजों का, टीच और कंप्लीशन में और सस्पेंड में। अब आप बताइए, यहाँ पे मैं टीच एक्शन अपना सस्पेंड करता हूँ, कंप्लीशन करता हूँ? भाई मैंने आपको ये आज 6:30 तक पढ़ा दिया है, कल मैं आपको फिर 6 बजे से स्टार्ट कर दूंगा, फिर मैं 6:30 तक पढ़ाऊंगा, परसों मैं फिर 6 बजे स्टार्ट करूंगा, फिर मैं 6:30 तक पढ़ाऊंगा। तो एक्शन मेरा कंप्लीट कहाँ हुआ? जिस दिन हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके मेरा टीच एक्शन कंप्लीट है। अभी तो मैं सिर्फ सस्पेंड ही कर रहा हूँ ना। ये जो हमारी क्लास का टाइम है 6, मतलब करीब
23.5 घंटे का टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल के लिए तो मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। 6:30 तक मैंने पढ़ाया, कल जैसे 23.5 घंटे बीतेंगे, कल फिर 6 बज जाएंगे, 6 बजे मैं फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये सिर्फ मेरा एक्शन सस्पेंड हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? और हालांकि ये टाइम जो एक्शन है ये रोज ही हो रहा है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, आज भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कल आने वाले टाइम में भी पढ़ाऊंगा। मतलब ये रोज एक्शन हो रहा है। मतलब इनको अगर आप सीधे शब्दों में ये कहें तो आप ये बोल सकते हैं ये एक्शन परमानेंट है। ठीक है, ये एक्शन परमानेंट होते हैं, लेकिन ये कुछ समय बाद क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन इनको आप ये याद रखना ये इनकम्प्लीट भी नहीं है। अब इनकम्प्लीट क्यों नहीं है? इनकम्प्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी एक्शन इनकम्प्लीट तब होता है जब उस समय वह चल रहा होता है, जिसका हमें पता है कि इस चीज का अंत कहाँ है। समझ रहे हो आप? जैसे आपकी तैयारी आपने यहाँ से स्टार्ट की है, अभी आपकी तैयारी चल रही है, आपको सिर्फ 3 साल या 2 साल जितना भी, जब तक आपको जॉब करना है, यहाँ पे जाके आपकी तैयारी खत्म हो जानी है, तब जाके आप इस स्टेट को, आप अपनी प्रिपरेशन को अभी क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस में है, यानी कि इनकम्प्लीट है, अभी चल रही है। लेकिन इस चीज को आप कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक्शन थोड़ी देर बाद सस्पेंड हो जाता है, जारी नहीं रह रहा है। अगर कोई एक्शन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो जिस समय आपका एक्शन चल रहा है उस समय वह कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन कुछ देर के बाद अगर वह, जैसे मैं एक क्लास है इसको मैं सस्पेंड कर देता हूँ, 6:30 पे मैंने सस्पेंड कर दी, तो आप 8 बजे इसको कंटिन्यूअस थोड़े ना बोलेंगे भाई, इनकम्प्लीट थोड़े ना बोलेंगे इसको। आप बोलेंगे 8 बजे कि मेरी क्लास सस्पेंड हो चुकी है 6:30 पे, कल 6 बजे मेरी फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 8 बजे आपकी क्लास का स्टेट जो होगी वो सस्पेंडेड होगी, सस्पेंड है आपकी क्लास। बात आपको समझ में आ गई? तो आप इस चीज को ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एक्शन होते हैं ये परमानेंट एक्शन होते हैं, परमानेंट एक्शन होते हैं, लेकिन आप इनको इनकम्प्लीट भी नहीं कहेंगे, ये सस्पेंड होते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, अगर ये सस्पेंड एक्शन होते तो इनको आप कंप्लीट एक्शन भी नहीं बोल सकते। ये बात भी आप थोड़ा गौर से समझना, सस्पेंड एक्शन है मतलब कंप्लीट भी नहीं है। जैसे आपकी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी तभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पढ़ाना कंप्लीट थोड़े ना हो गया, कल मैं आके आपको फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सिर्फ एक्शन सस्पेंड है, कंप्लीट भी नहीं है। और हालांकि मैंने सस्पेंड कर दिया इसलिए इनकम्प्लीट भी नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट का मतलब होता है रनिंग, चल रहा है। और यहाँ पे 6:30 के बाद चलता नहीं है, सस्पेंड हो। आगे बात आपको समझ में, सस्पेंड से ही दोनों चीजें मिली होती हैं। सस्पेंड है तो इसका मतलब हुआ है कंप्लीट भी नहीं है और वह इनकम्प्लीट भी नहीं है, सिर्फ वह एक्शन ये है कि परमानेंट है। परमानेंट से मतलब ऐसे एक्शन होते हैं जो पास्ट में भी हुए थे, ठीक है, प्रेजेंट में भी हो रहे हैं, और आगे जाके वह फ्यूचर में भी होंगे। जैसे मैं आपको क्लास पढ़ाई, मैंने कल पास्ट में भी पढ़ाई थी, आज प्रेजेंट में भी पढ़ा रहा हूँ, कल आगे जाके फ्यूचर में भी पढ़ा दूंगा। आगे बात समझ में आपको? तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो परमानेंट होते, ठीक, लेकिन इनका जो होता है, जो इनकी घटित होने की जो टाइम होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिसाइड करती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब आप समझते हो, फ्रिक्वेंसी मतलब नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं, जैसे आपका एक्शन एक परमानेंट, आपका कॉलेज जाने का एक्शन ले लेता हूँ। आप सब लोग कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली कॉलेज जाते हैं। अब हालांकि कॉलेज जाना एक्शन तो आपका परमानेंट है, आप कल भी गए थे, आज भी गए होंगे, और आने वाले टाइम में भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली जाते होंगे, तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, डेली। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो 15 दिन में एक बार जाते हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 15 दिन हो जाएगी। बात समझ रहे? लेकिन एक्शन कॉलेज जाना परमानेंट इनके लिए भी है और इनके लिए भी है। जो भाई 15 दिन में जा रहा है उसके लिए भी तो एक्शन परमानेंट है। 15 दिन पहले गया था मतलब पास्ट में गया था, आज गया 15 दिन बाद, आगे 15 दिन में फिर जाएगा, मतलब पास्ट में भी गया है, प्रेजेंट में भी गया है, फ्यूचर में भी गया है। परमानेंट एक्शन उसके लिए भी है, सिर्फ उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। वो 15 दिन में एक बार जाता है, लेकिन परमानेंट तो है भाई, कॉलेज जाना तो बंद कर नहीं देगा वो। डेली वाले के लिए परमानेंट है, कल भी गया था, आज भी गया था, कल भी जाएगा। और आप में से कुछ ऐसे लोग महानुभाव सज्जन भी होंगे जो केवल एग्जाम देने ही जाते हैं। गाँव में तो यही होता है, उनने देख लिया भाई सेमेस्टर हमारे सिर्फ 6 महीने में होने हैं, 6 मंथ में होते हैं, तो वो केवल सेमेस्टर देने ही जाते हैं। कॉलेज वालों के ऊपर उनका बड़ा उपकार है कि उन्होंने लाइट पंखे का बिल बचा के रखा है सारा, ठीक है। तो ये सारे लोग 6 महीने में एक बार भी जाते हैं। अब पिछला सेमेस्टर हुआ था उसमें भी गए थे, मतलब जो आपका पास्ट सेमेस्टर था उसमें भी गया था, प्रेजेंट सेमेस्टर है उसमें भी वो गए हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट। आगे जाके अगला जो सेमेस्टर होगा इन फ्यूचर उसमें भी हो जाएंगे। मतलब परमानेंट एक्शन तो इनके लिए भी है, बस इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज्यादा हो गई। बात आपको समझ में आ रही है? ये चीज दोनों मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि
परमानेंट क्या होते हैं एक्शन और फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपके एक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहीं से आपकी अब चीज कंटिन्यूअस और जो इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं इन चीजों में आपको अंतर समझ में आ जाए। कंटिन्यूअस स्टेट का मेरा मतलब आपके उस एक्शन या कुछ स्टेट से होता है जिस समय पर या दिए गए पॉइंट पर जब आपका कोई एक्शन रनिंग में होता है या फिर चल रहा होता है, इसको तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टेट में। ठीक है, लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं और एक किसी फ्रीक्वेंसी के बाद, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी के बाद दोबारा या तो बार बार सस्पेंड होने के बाद दोहराते जाते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारे क्लास का टाइम था वो क्या होता है, परमानेंट एक्शन ही तो हमारी क्लास, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी रोज है, कल भी थी, आज भी थी, आगे भी रहेगी। तो मतलब कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं जो परमानेंट होते हैं, लेकिन इनकी ये परमानेंट उनका फ्रिक्वेंसी पर डिसाइड करता है कि कितने दिन बाद उनको फिर से शुरू होना। ठीक है, ये चीज हो गई। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे परमानेंट होते हैं जो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होते, ये सीधे हमेशा ही चलते रहते हैं, परमानेंट है, ये पहले भी थे आज भी हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हम एक्शन लिख देते हैं इंग्लिश में, कोई एक्शन, अर्थ मूव्स अराउंड दी। अब इस एक्शन को देखना, इस एक्शन को आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि भाई ये एक्शन किसमें परमानेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे परमानेंट है कि नहीं, तो आपको तत्काल समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी कल भी घूमी थी सूर्य के चारों तरफ, अभी भी घूम रही है और आगे जाकर भी घूमेगी। ये एक्शन परमानेंट है, पास्ट फ्यूचर तीनों में व्याप्त है। तो ऐसा एक्शन केवल परमानेंट होता है, ये फ्रिक्वेंसी पर डिसाइड नहीं करता क्योंकि ये हमेशा चलता ही जा रहा है, चल मतलब इसको रुकना नहीं है आगे जाके, हालांकि इसका एंड भी नहीं होना है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस में भी नहीं डाल रहे हैं। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको हम इसलिए कंटिन्यूअस में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब एक पूरे एक्शन से नहीं, बल्कि उस दिए गए पॉइंट पर उस एक्शन की स्टेट क्या है इस चीज से डिसाइड करती है। अगर हम पृथ्वी की अभी बात करें ना कि पृथ्वी घूम रही है कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल पृथ्वी अभी ये चक्कर लगा रही, कंटिन्यूअस स्टेट में चल ही रही है। तो अभी इसको हम क्या बोल देंगे, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूम रही है, बिल्कुल इसको हम बोल सकते हैं, इससे नहीं नकारा दे सकते, सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर हम इस पूरे एक्शन की बात करें, ये जो पूरा आपका मूव्स एक्शन है, इसको हम परमानेंट में कैलकुलेट करें, तो आप इसको ही बोल सकते हैं कि ये एक्शन सिर्फ केवल परमानेंट है, पर अभी वैलिड नहीं है, पहले भी वैलिड था, पिछले टाइम पर भी पृथ्वी घूम रही थी और आगे जाके टाइम पर भी घूमेगी। तो ऐसे एक्शन भी परमानेंट होते हैं, पास्ट फ्यूचर तीनों में व्याप्त होते हैं, इनका ना कोई अंत है ना कोई इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट पता है। परमानेंट का एक टाइप हो गया, परमानेंट का दूसरा टाइप होता है जो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मतलब कुछ समय तक तो एक चलता है एक्शन, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सस्पेंड हो जाता है। ये फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसे दो परमानेंट एक्शन दो टाइप के मैंने आपको बता दिए, एक जो होते हैं जो फ्रिक्वेंसी डिसाइड करते हैं और एक ऐसे होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, ना फ्रिक्वेंसी का कोई भी फर्क नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस स्टेट क्या होता है और परमानेंट स्टेट क्या है, समझ में आ गई। परमानेंट स्टेट में भी दो टाइप मैंने बता दिए, एक ऐसी टाइप जो परमानेंट हमेशा चलते रहता है, इसमें फ्रिक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, पहले भी सेम था, आज भी सेम है, आगे भी सेम रहेगा। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें फ्रिक्वेंसी का रोल होता है, जो मैंने आपको कॉलेज जाने का बताया उसमें फ्रिक्वेंसी का रोल है। भाई आप कॉलेज गए, आप आपने कॉलेज अटेंड किया, अब आपका कॉलेज का एक्शन सस्पेंड हो गया, 15 दिन आपकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब आप 15 दिन बाद जा रहे हैं कि 1 महीने बाद जा रहे हैं, उस दिन के बाद आपका एक्शन फिर एक्टिव हो जाएगा। फिर आप 1 दिन हुआ है, फिर आपका एक्शन सस्पेंड, फिर अगले 15 दिन में आप जाएंगे। लेकिन ये जो पृथ्वी घूमने का जो काम है ये परमानेंट है, लेकिन ये रुकता नहीं है भाई, इसका कोई एंड नहीं है, एंड की तरफ नहीं बढ़ रही है। इसलिए जो मैंने लाइन लिखी ना, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस में नहीं डाल रहे हैं। आगे आपको बात समझ में, यहाँ तक बात आपको अगर समझ में आ गई तो मैं आपको एक थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू हो सकता है आपको चीजें और अच्छे से, देखो ये चीज देखो, इससे आपको थोड़ी क्लियर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सेंटेंस मैंने आपको लिखा आई टीच इंग्लिश, इसको पढ़ना, और अगला सेंटेंस लिखा आई एम टीचिंग टेंस, इसको पढ़ना। इन दोनों में आप डिफरेंस समझने की कोशिश करना है कि दोनों डिफरेंस है क्या, सही है तो क्या सही है, पर गलत है तो उसमें क्या गलत, इन दोनों को आप समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको सिर्फ वही सेम नहीं बताऊंगा कि कैसे समझना है, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ, कोई भी हो सकता है स्टूडेंट हमारा आज ही पहली बार देख रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि जब हम कोई पिलर देखते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है। सब्जेक्ट हमने देख लिया आई, उसके बाद हम आगे जाके देखते हैं अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड हम देखते हैं सीधा टीच आ गया, टीच वर्ड क्या है, आप बोलेंगे सीधा वर्ब, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब मिस है। इस जो आपका सेंटेंस आई टीच इंग्लिश, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई, सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब आ गई, तो आपके दिमाग में तत्काल बात चली जाएगी कि बिना हेल्पिंग वर्ब के कौन से दो टेंस ऐसे होते हैं, तो आप बोल देंगे बिना हेल्पिंग वर्ब के केवल दो टेंस होते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरा होता है पास्ट। अब हमें देखना है इन दोनों में से एक्शन कौन सा है,
तो अब इन दोनों में से या कौन सा, ये डिपेंड करेगा वर्ब की फॉर्म से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। अब यही देखने, हम वर्ब तो समझ गए टीच है, अब हम देखेंगे वर्ब का फॉर्म। तो आप बोलेंगे जो टीच लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। और अब जब हम समझ गए फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर हमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट हमारा आई है इसके अकॉर्डिंग V1 सही यूज किया गया कि नहीं किया गया। तो आप बोलेंगे सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं ही, सी, इट या कोई नेम, उनके साथ ही वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। बाकी सबके साथ जो होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इनके साथ हम नॉर्मल ही लिख देते हैं प्रेजेंट में। तो इसके हिसाब से वर्ब का फॉर्म भी सही है, आगे ऑब्जेक्ट ये भी सही है। तो आप बोलेंगे ये वाला सेंटेंस बिल्कुल पूरा सही है। ठीक? ऐसे आपको एरर को पहचानना है, ये एरर आप पहचाना। ये तो मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे इसलिए बता दिया कि कैसे एरर को देखना है। बाकी मेन पर्पस हमारा यहाँ पे था कि इन दोनों टेंस में डिफरेंस देखना, थोड़ा कंटिन्यूस कंटिन्यूस में हमें चीजें समझने की कोशिश करना। ये सेंटेंस सही है। अगर आप देखेंगे आई एम टीचिंग टेंस में जाने की कोशिश करेंगे, इसको भी सेम आप एरर देखेंगे तो उसमें बोल देंगे ये टेंस भी आपका सही है। ठीक है भाई, मेरा टाइम जो इंग्लिश पढ़ाने का टाइम होता है 6 बजे से मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, 6:35 तक मैं आपको पढ़ाता हूँ टेंस। तो इस समय मैं बोल सकता हूँ आई एम टीचिंग टेंस, मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक बात बताइए, मेरे एक जो दूसरा बैच है 11 बजे से चलता है, 11 से 12:30 के समय मैं इसमें प्रीपोजिशन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बताइए क्या ये वाला एक्शन इस समय पर सही रहेगा? ये जो मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग टेंस, ये लाइन यहाँ पर सही बैठेगी कि नहीं बैठेगी? तो आप बोलेंगे ये लाइन यहाँ पे जाके सही नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सेंटेंस ये वो होना चाहिए आई एम टीचिंग प्रीपोजिशन। टेंस का सिर्फ जो आपका एक्शन है वो सिर्फ इसी टाइम इंटरवल पे, सिर्फ इसी ड्यूरेशन पर ही वैलिड है। समझ में आ गई? अब देखना अगला सेंटेंस, ऊपर वाला देखो, आई टीचिंग। अब इस चीज को बोलिए, अब बताइए कि क्या इस लाइन को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ? अभी मेरे 6 से 6:30 का भी हमारा टाइम है, इस समय बोल सकता हूँ कि मैं आई टीच इंग्लिश? आप बोलेंगे बिल्कुल बोल सकते हो, आप इंग्लिश पढ़ाते हो, आपका प्रोफेशन है, अभी आप इंग्लिश ही पढ़ा रहे हो, टेंथ जो इंग्लिश का पार्ट है। तो इस समय ये वाली लाइन है क्या है, सही हो जाएगी। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पे जाके आपको बोलूँ 11:30 से 12:30 के बीच, तब ये वाली लाइन सही रहेगी क्या? आप बोलेंगे इस टाइम पे भी बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है ये भी तो आपके इंग्लिश वाला का ही पार्ट है, मतलब इंग्लिश का ही पार्ट है प्रीपोजिशन टेंस दोनों। तो ये जो आई टीचिंग है तो वो यहाँ पर भी वैलिड रहेगा और यहाँ पर भी वैलिड रहेगा। मतलब अगर सीधे शब्दों में मैं कहा जाऊँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो कोशिश ये थी कि जो परमानेंट एक्शन है आई टीच इंग्लिश, ये मेरा परमानेंट एक्शन है, हर एक टाइम पर वैलिड रहेगा। चाहे 11 से 12:30 का टाइम हो, चाहे रात के 3 बज रहे हो, कोई मुझसे बोलेगा तब भी मैं उससे ये बोलूंगा आई टीच इंग्लिश। हर एक टाइम पर वैलिड होता है ये, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून परमानेंट है। कल भी यही बोलता मैं किसी से कि आई टीच इंग्लिश, आज भी मैं यही बोलूंगा, आगे आने समय में भी यही बोलूंगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में ये वैलिड है। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस स्टेट है वो सिर्फ एक दिए गए टाइम ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड है, जिस टाइम पर आपका ये एक्शन चलता है। आगे बात आपको समझ में ये बताने की मैं कोशिश कर रहा था, इसी के लिए मैंने इतना थोड़ा टाइम लगाया। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना था कि इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में मेन डिफरेंस है क्या। इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, परमानेंट कुछ भी हो सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे आप जरा ना, यहाँ पे एक और आपकी आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। जो इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं वह क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट से मतलब होता है कि किसमें होते हैं, पास्ट में भी थे, ठीक है, प्रेजेंट में भी हैं, और आगे जाकर ये फ्यूचर में भी हो जाएंगे। अगर जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वह पास्ट में परमानेंट था तो उसको हम क्या बोल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में परमानेंट है तो उसको हम बोल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर वो फ्यूचर में वो परमानेंट रहेगा तो उसको हम बोल देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें भी मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप इस समय स्कूल किससे जाते थे? कोई हमारे बहुत सारे भाई लोग तो स्कूल साइकिल से जाया करते थे, ठीक है। तो उस समय आपका साइकिल से जाना, स्कूल जाना क्या था, परमानेंट एक्शन था। आप साइकिल से पहली क्लास से लेके 12वीं 8वीं क्लास तक जितने भी था पूरे पास्ट भर आप साइकिल से ही गए हैं। साइकिल से जाना वहां पर आपका पास्ट में परमानेंट एक्शन था, तो ये एक्शन किस में जा जाएगा, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें, आप लोग कॉलेज से जा रहे हैं तो कोई स्कूटी से जाता है, कोई बाइक से जाता है। तो हमारा अभी कॉलेज जाना क्या है, बाइक से है। तो प्रेजेंट में हमारा जो परमानेंट एक्शन हो क्या हो जाएगा, बाइक से हो जाएगा। और आगे फ्यूचर में जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप हो सकता है यही ठान लें मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं कार से जाऊंगा, तो उस समय कार से जाना आपका एक्शन परमानेंट हो जाएगा। आगे बात समझ, ये था परमानेंट एक्शन के बारे में। और कंटिन्यूस के बारे में आपको समझा ही चुका था, एक मैंने आपको एग्जांपल से दोनों में डिफरेंस भी बताने की कोशिश की। अब आप इस चीज को देखेंगे तो यहाँ से आपका मेन, अब धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। मैं थोड़ा चीज़ों को टेक्निकल तरीके से समझाता हूँ, हालांकि कोशिश करता हूँ बहुत आसान कर दूँ,
लेकिन अब जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ आप चीज कभी नहीं भूलेंगे। अभी आगे आप देखना, अभी 15-20 मिनट और क्लास चलेगी, इस क्लास में जितना भी पढ़ा जाएगा ना, आपने पुराना पूरा जो रटा हुआ था वो सारी चीजें आप रिलेट कर जाएंगे कि ये तो हम अब तक रटते आ रहे थे, लेकिन ये रटने वाली कोई चीज है ही नहीं, है तो समझने की चीज थी। इसलिए थोड़ा आपका हो सकता है लेवल आपको हाई लगे। बाकी कोई बताओ, ये कोई हाई लेवल है कि मैं उसको बता रहा हूँ परमानेंट का मतलब पास्ट में था, प्रेजेंट में, आगे भी फ्यूचर में रहेगा। परमानेंट का मतलब हर जगह पे आप परमानेंट होगा, और कंटिन्यूस का मतलब कोई एक्शन अगर एक पॉइंट पे चल रहा है तो कंटिन्यूस हो जाएगा। ये चीज मुझे बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला सेंटर देखो, वी आर लर्निंग इंग्लिश, इसको देखना सही है कि नहीं। उसके बाद अगर आप ये देखना तो फिर नीचे वाला भी देख, ये सही है। अब आप सेम आपको समझ जाना कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है, फिर बार उस हिसाब से आप देखेंगे, आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं इसलिए नहीं बताता बार बार क्योंकि हर बार टाइम ही जाएगा बताने से। 15-20 मिनट में आप क्लास होती है हमारी आधे घंटे को, उसमें हम 2-5 मिनट उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने में लगाएंगे तो नया क्या ही सीख पाएंगे। एक मैंने आपको बता दिया था इसके पहले, तो आप पूरी क्लास भर उस चीज़ के हिसाब से आप इसको समझना, तो उसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे सेंटेंस बिल्कुल पूरा सही लिखा गया है। आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ के जानेंगे कि यहाँ तक ये चीज़ तो आपकी सही है, लेकिन जैसे ही एवरीडेज के साथ हमने लिख दिया ना ये एवरीडे, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है इस चीज को, यही तो हमें आज समझनी है मैन, कि एवरीडे के साथ एक सेंटेंस गलत क्यों हो रहा है। भाई आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रट रखा होगा कि एवरीडे के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है, या कुछ भी मतलब उन्होंने ऐसा रट रखा होगा, इसलिए वो उन्होंने रट्टा से मार के इन्होंने बोल दिया होगा कि ये सेंटेंस तो ये गलत है। लेकिन क्यों गलत है, एवरीडे के साथ इसको क्यों नहीं लिख सकते, ये कोई बताए तब मैं जानूं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तब आप जाके समझ जाएंगे। हालांकि मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाया उसको आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे इसके साथ एक क्यों चीज लिखी हुई। ठीक है, अब आप देखो ये सेंटेंस लिखा है वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम ये बोल देते हैं वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, लेकिन अगर इस चीज को हम लिख देते हैं वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे, तब यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिख दिया एवरी डे। एवरी डे वर्ड क्या है, एवरी डे का मतलब रोज, डेली। कल, कल भी हमने इंग्लिश पढ़ी थी, आज प्रेजेंट में भी, और आने वाले फ्यूचर में। एवरी डे डेली, कल, आज, परसों, नरसों, आने वाले समय में, सब। तो एवरीडे से आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि एवरीडे वर्ड एक मतलब ऐसा परमानेंट टाइप में हो रहा है कि भाई कल भी था, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी था, आने वाले फ्यूचर में भी था। तो आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि एवरीडे पर ये जो एवरीडे जो टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है एवरीडे, तो ये जो टाइम है वो एक परमानेंट एक्शन को बता रहा है। परमानेंट एक्शन को बता रहा है मतलब ये जो आपका टाइम है जिस एक्शन के साथ लिखा जाना चाहिए वो एक्शन भी आपका परमानेंट होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों में एक थोड़ी ये मिस्टेक समझ में आ रही होगी, उनका कहना होगा कि भाई हम इस वर्ब को ही क्यों सही करें, हम ये भी तो कर सकते हैं कि इस एवरीडे को सुधार दें, वर्ब को ही क्यों सुधारें। स्टूडेंट के मन में थोड़ा ये भी आ जाता है, इनका दिमाग चल जाता है। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जब मैंने टेंथ स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि टेंथ में सारी बात जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेगी, और आप इसको दैनिक जीवन में भी लगाएं तब भी आप बता सकते हैं कि टाइम में हम कोई चेंज नहीं कर सकते भाई। पास्ट में जो चीज घटना घटित हो चुकी है, क्या आप बताओ टाइम को आप पीछे करके उसको सही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या आप प्रेजेंट की बात करें, क्या आप टाइम को बढ़ा चढ़ा सकते हैं कि 24 घंटे की जगह आप हो सकता है अपने जीवन के लिए 36 ले आए, बाकी लोगों के लिए 24 का ही दिन है। मैं भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम सुधार क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम अपने एक्शन में सुधार कर सकते हैं मेनली। मतलब अगर हमारा पास्ट बहुत अच्छा नहीं था, बेकार था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक्शन सुधार लें। मतलब हमारी जब तक हरकतें रही हैं, जो हमारे काम रहे हैं, उनमें हम सुधार कर लें तो हो सकता है हमारा जाके आगे फ्यूचर सुधर जाए। टाइम में तो हम कोई सुधार कर नहीं सकते भाई कि टाइम पीछे कर लो, हरकत वही रहने दो, आगे जाके सुधार लेंगे, ऐसा तो है नहीं। अब जो टाइम में जो चीज हो चुकी है उसके हिसाब से हम सिर्फ एक्शन ही ठीक चेंज कर सकते हैं, और उस एक्शन पे ही हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड कर। सेम चीज एक्शन में भी होती है। टाइम से हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने एक्शन मतलब वर्ब में ही चेंज लाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। इसलिए अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि एवरीडे जो वर्ड है वो सीधा समझ में आ रहा है कि परमानेंट टाइप में बता रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी बता रहा है, रोज डेली वाली फ्रिक्वेंसी बता रहा है। ये समझ रहे हो ना, फ्रिक्वेंसी डेली में बता रहा है, और डेली फ्रिक्वेंसी जो है परमानेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटस होना चाहिए वो किस में जाना चाहिए, कंटिन्यूअस में ना जाके ये किस में जाना चाहिए, इंडेफिनेट में जाना चाहिए। ठीक है, अब ये इंडेफिनेट कहाँ डिसाइड करेगी, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में इंग्लिश सीख, तो इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि वी लर्न एवरीडे, बिल्कुल लिख सकते। ठीक है, अब लेकिन जैसे बहुत सारे भाई होंगे जिनकी इंग्लिश पास्ट में ही बहुत अच्छी हो चुकी, तो उस समय इनका सेंटेंस में किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। उनकी फ्रिक्वेंसी हो सकता है, उनका जो एक्शन है वो पास्ट में ही सीखते होंगे, तो यहाँ पे किस में चला जाएगा, अगला सेंटेंस वी लर्न इंग्लिश। ठीक है,
वी लर्न इंग्लिश मतलब हम पास्ट में इंग्लिश सीखते थे, वो वहां पे भी एवरीडे आ जाएगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी उनकी पास्ट में थी। तो मैंने आपको बताया था कि स्कूल के समय आप स्कूल से जाते थे लेकिन वो आपकी साइकिल से जाते थे, तो आपका जो परमानेंट एक्शन साइकिल से जाना था लेकिन वह पास्ट में था। प्रेजेंट में आप किसी बाइक से जा रहे हैं, हो सकता है आगे जाके आप फ्यूचर में जाएं, कारवार से चले जाएं। तो ये एक्शन जिस टाइम पर व्याप्त होगा, परमानेंट एक्शन का मतलब वही होता है कि पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो, फ्यूचर में भी हो। अगर वो एक्शन पास्ट में परमानेंट था, तो ये जो एक्शन है इंग्लिश सीखने का, ये हो सकता है पास्ट में परमानेंट हो। जिन लोगों ने इंग्लिश पास्ट में सीख ली तो उनके लिए इंग्लिश सीखना पास्ट में परमानेंट था, वो रोज सीखते थे पास्ट में इंग्लिश, तो उनके लिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी लर्न इंग्लिश। लेकिन हम लोग अभी प्रेजेंट में सीख रहे हैं रोज एवरीडे, तो उसके लिए हम प्रेजेंट में लिख देंगे। लेकिन कुछ हो सकता है हमसे जो जूनियर है, जो छोटे हैं आपके भाई लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, वो हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में रोज सीखे, तो उसको हम आगे जाके फ्यूचर इंडेफिनिट को बदल देंगे। आगे बात समझ में। तो ये जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो टाइम की फ्रिक्वेंसी को बताते हैं, ये वाले वर्ड ये देखना आप, ये जो ऑलवेज होता है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, मतलब ऑलवेज के बराबर ही, लगभग सिमिलर। डेली, डेली का मतलब होता है रोज। इन वर्डों को आप पढ़ना। जनरली, नेवर मतलब कभी नहीं, एवरीडे मतलब रोज, एवरी मंथ मतलब हर महीने, हर साल, फ्रिक्वेंटली। ये जो एक्शन जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके टाइम की फ्रिक्वेंसी को बताते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। हालांकि परमानेंट के साथ ही लिखे जाते हैं, मैंने आपको सारी चीज समझाई है। तो ये जो आपकी एवरी मंथ है वो एक्शन के साथ लिखा जाएगा जिनकी फ्रिक्वेंसी एवरी मंथ है। एवरी ईयर मतलब जिनकी फ्रिक्वेंसी हर साल है। ठीक है, अब ये हमेशा इंडेफिनेट में लिखे जाएंगे। इसमें आप प्रेजेंट मत कर लेना कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ लिखे जाएंगे, वहां पे आपका एक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंडेफिनेट का मतलब मेरे तीनों इंडेफिनेट से है, प्रेजेंट से भी, पास्ट से भी और फ्यूचर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसमें एक थोड़ा आपको और आसान कर देता हूँ कि इनका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से क्यों है, क्योंकि हो सकता है हमारे कोई ऐसे भाई लोग होंगे जो एक एवरी ईयर से लगा देता हूँ, कुछ आप में से ऐसे लोग होंगे जो बचपन में होता ना कि जैसी गर्मी का समय आता था वो बोलते थे अब नाना नानी के घर जाएंगे, तो उनके नाना जाने, नाना या नानी के घर जाने का जो एक्शन की जो फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी, एवरी ईयर थी। अब बहुत सारे लोग थे जो बचपन में जाते थे, तो उनकी ये फ्रिक्वेंसी किस में चली जाएगी, पास्ट में। तो उनके लिए जो टेंस यूज किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन बहुत सारे अभी भी हम में से काफी लोग होंगे जिनको आदत हो गई, वो आदत नहीं छूट रही, वो आज भी जा रहे हैं, तो उनके लिए वो एक्शन किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कुछ हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जाने लग जाए भाई हर साल, तो उनके लिए किस में चला जाएगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ आ गई बात। इसलिए ये जो ऐसे एक्शन होते हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए बताते हैं, इन एक्शन का ये जो फ्रिक्वेंसी बता देते हैं, एक निश्चित समय बता देते हैं, इनका यूज इसलिए ही हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनके लिए हम कंटिन्यूस में नहीं बताते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब कोई फ्रिक्वेंसी से नहीं होता। कंटिन्यूस का मतलब सिर्फ उस दिए गए पॉइंट से होता है कि अभी क्या चल रहा है, इससे मतलब है। पास्ट में क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें अभी इस टाइम से मतलब है। अब इस चीज को आप हमेशा समझ लेना, और इससे इस टाइप के कोई भी वर्ड अगर आपके सेंटेंस में लिखा आ जाता है जो आपकी टाइम की फ्रिक्वेंसी को बता रहा है, तो उसके साथ हमेशा इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना। अब तक आप इसको रटते आ रहे थे, लेकिन आपको रटना नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि इनके साथ इनका इंडेफिनिट टेंस में यूज क्यों किया जाता है, क्यों इसके लिए हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करते। आगे बात समझ में। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी तो फिर मैं आपको एक मैंने, चलो ठीक है उसको बताऊंगा। आप इन एग्जाम नोट्स को भी लिख लो। ये देखो, ये मैंने जो बताए हुए हैं। अब हालांकि मैंने अब यहाँ पे आप समझना कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझो एक बार। कंटिन्यूस से मतलब मैंने क्या बताया था, आपका सिर्फ इस पॉइंट पर क्या चल रहा है, एक्शन अगर चल रहा है तो उसको हम कंटिन्यूस स्टेट में डाल देंगे। पिछले क्या था इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ बात करते हैं हम इस पॉइंट पर, एट प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो वर्ड होते हैं जो अभी इस समय की बात करते हैं, जैसे हमने बोल दिया एट प्रेजेंट, अभी की बात कर रहे हैं। नाउ, अभी की बात कर रहा है। राइट नाउ हो गया, नाउ डेज हो गया, दीज डेज हो गया, एट द प्रेजेंट हो गया, अभी की बात हो रही, एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे क्या हो रहा है। तो ये वाले जो टाइम होते हैं जो सिर्फ इसी टाइम की बात करते हैं, अभी इस फिक्स टाइम की जो बात करते हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं इनको इनको हमेशा कंटिन्यूस टेंस में ही यूज करते हैं। इनका यूज आप इंडेफिनिट टेंस नहीं कर पाएंगे, इनका यूज सिर्फ कंटिन्यूस में बता करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है सिर्फ आपके इसी समय के एक्शन के बारे में बता रहे हैं। आगे बात आपको समझ में। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे उनमें के मन में थोड़ा डाउट ये भी आ गया होगा कि आप बोल रहे हैं इस समय के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड आ गया है दीज डेज, इस दीज डेज तो अभी से समय नहीं है। दीज डेज मतलब आजकल के दिन होते हैं, तो ये तो टाइम आगे का भी हो रहा है, आगे पीछे का भी हो रहा है। तो उनके लिए मैं समझा देता हूँ, इसमें भी प्रेजेंट पास्ट होता है भैया। कंटिन्यूस में सिर्फ एक टाइप थोड़ी ना होता है, पास्ट इसका भी था, प्रेजेंट इसका भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आगे भी फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। तो दीज डेज से मेरा मतलब होता है एक पूरे एक्शन होने का टाइम
इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरी चीजें समझाने में इतना ज्यादा टाइम लिया था। जो मैंने अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड ये बारे जो एक्शन समझाए थे ना, ये कि हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है या फिर जो हमारा खाने खाने का टाइम है, इसलिए मैंने इन चीजों को एक एक समझाई थी कि ये जो टाइम होगा ना एक्शन का, वो किसी किसी एक्शन का टाइम हो सकता है लंबा हो सकता है। अब जैसे दीज डेज को एग्जाम्पल ले लें, तो अभी आप ये बोलेंगे कि इन समय मेरी तैयारी चल रही है, तो जिस दिन से आपने तैयारी स्टार्ट की थी उस दिन से लेकर जब तक आपकी तैयारी चलेगी, हो सकता है 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, तो ये जो दिन हो गए ना, इन दिन को हम दीज डेज लिखते हैं इस समय, क्योंकि सिर्फ आप अपने एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तैयारी के बारे में। ये एक्शन दीज डेज कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में, इसलिए थोड़ा लंबा चौड़ा भी हो जाता है। दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट मूवमेंट, नाउ डेज, नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, इन सब का यूज इसलिए हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब अगर ऐसे कोई भी टेंस ऐसा आ जाता है जिसमें इस समय की बात कर रहे हैं, सिर्फ जिस समय आपका कोई एक्शन चल रहा होता उसी टाइम के बारे में बस बात की जा रही होगी, उस समय के बारे में, तो उस समय आपको उसके साथ कंटिन्यूअस टेंस यूज कर देना है। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड जो एक परमानेंट एक्शन को बताते हैं या फिर जो परमानेंट टाइम के बारे में बताते हैं, उनके साथ हमें इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपके एक्शन पे डिसाइड करेगा। अगर आपको एक्शन पास्ट में परमानेंट था तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट डाल देना। अगर प्रेजेंट में परमानेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डाल दें। फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट डाल दें। यहाँ पे आपको दोनों में अंतर समझा दिया मैंने, और इन वर्डों का कब किसके साथ यूज क्यों किया जाता है ये भी मैंने आपको समझा। अगर आपको चीजें याद करनी है तो आप याद कर लीजिए, बाकी अगर आपको यहाँ से हल्के में थोड़ी आपकी समझ अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि मुझे याद करना ही करना है। मुझे सिर्फ इस चीज का मतलब है कि कोई भी अगर ऐसा वर्ड आ जाए जो उस मूवमेंट के बारे में बता रहा, इसको आप याद रख लेना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मैं पढ़ता था, मैंने जब शुरुआत में स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ इस चीज को याद रखा था, एट दी मूवमेंट या फिर एट दी प्रेजेंट। सिर्फ आप इसको याद रख लें, इससे आपका पूरा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। एट द प्रेजेंट, एट मूवमेंट से मतलब सिर्फ आप इस समय की बात करो। इस समय अगर आपका कोई एक्शन कंटिन्यूस था, चल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यूस में डालेंगे, आगे पीछे से उनको कोई मतलब। डन। ये बातें यहाँ तक आपको समझाई थी, इसलिए मैंने थोड़ा समझाना, इसलिए आपको थोड़ा मैंने पुराना रिवाइज कराया था कि आपको कंटिन्यूस भी समझ में आना चाहिए, परफेक्ट भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे इंडेफिनिट के बारे में मैंने थोड़ी सी बात आपको बता। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने रखा है, परफेक्ट के बारे में बताया था, कंटिन्यूस में बताया था, इंडेफिनिट बताया। तो अब यहाँ पे आप इसको सही करने की कोशिश करना, जैसे मैंने वो आपको एवरीडे के से करवाया था, वैसे यहाँ पे एक आप वर्ड देखेंगे, ऑलवेज जो वर्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आ गया। और आप इसको ऐसे याद मत करना भाई, फिर से बता दे रहा हूँ कि ऑलवेज का यूज हमेशा इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज किया जाता है, इसलिए ये सारा गलत हो गया। ऐसे मत करना, आप इस चीज को ऐसे टेक्निकल तरीके से समझना। अब आप बड़े हो गए, कॉलेज में पहुंच गए, टेक्निकल तरीके से समझो। कल के दिन आप किसी को बच्चों को पढ़ाएं तो उनका रीजन तो दे पाए। रटवाएगा तो आपका इंप्रेशन तब भी बेकार हो जाएगा, बहुत बुरा। क्या सोचेगा कि रटवा रहा है। आप इस चीज को अगर इस तरीके से बता देंगे कि भाई जो ऑलवेज जो टाइम लिखा हुआ है, इसके ये जो आपको क्या बताता है, हमेशा का टाइम होता है, मतलब टाइम और फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं। और जो ऑलवेज की जो फ्रिक्वेंसी क्या हुआ, हमेशा वाली है। ऑलवेज मतलब हमेशा, कल, आज, हमेशा। तो इसके साथ ये जो हमने लिख दिया है प्रेजेंट, जो परफेक्ट टेंस लिख दिया, तो ये परफेक्ट टेंस यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस सिर्फ उस समय लिखा जाता है जब आपका कोई एक्शन एक दिए गए पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। इस चीज को अगर हम खाली परफेक्ट में लिखें, ऑलवेज को हटा दें, तो क्या हो जाएगा, आई हैव इटन लंच। अब इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि मैं लंच के बाद मैंने अपनी मिठाई खा ली है, मिठाई खा चुका हूँ। तो इसमें अगर आप ऑलवेज लेके आए, हमेशा वर्ड लेके आए, तो कोई मैच खा रहा है क्या कि मैंने हमेशा अपनी मिठाई लंच के बाद खा चुका हूँ? तो कोई सेंस बन रहा है इस चीज का? इस चीज का सेंस तो तभी बन जाएगा जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं हमेशा अपनी मिठाई लंच के बाद खाता हूँ। परमानेंट एक्शन होना चाहिए, परमानेंट, यहाँ पे सीधे परमानेंट वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगी। आप उसमें ऑलवेज में भी चेंज नहीं करना है, आपको चेंज हैव ईटन वाले इस चीज में है। आपको क्या लिखना है, आई ऑलवेज ईट ईट आफ्टर लंच। ये किस में चला जाएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे सही करो। इस चीज को आप देख लेना, इसमें भी थोड़ा मेन करना, टेंस सेम रहना चाहिए जब आप करेक्शन करते हैं। ये आप किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो टेंस या टाइम क्या है, आपका प्रेजेंट ही है, तो ये हमेशा प्रेजेंट में ही रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डालेंगे। आप इसको पास्ट में मत डाल देना, चीज को भी आप समझ। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीज यहाँ पे क्यों गलत है, ऑलवेज के साथ ही परफेक्ट क्यों नहीं लिखा रहा हुआ है, ये चीज बिल्कुल गलत है यहाँ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आपको टाइम लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा हमें क्लास नहीं बढ़ानी चाहिए, तो नहीं बढ़ाते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें होती हैं, इसको आप पढ़ के आना। तो ये जो प्रोवर्ब वगैरह होती है ना, प्रोवर्ब से मतलब कहावत वगैरह जो होती है, हिंदी में बताऊँ तो मतलब तो उसका कुछ और ही होता है, उसका हिंदी मीनिंग बता दिया मैंने, प्रोवर्ब जो होता है।
उनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्यों करते हैं, ये जो यूनिवर्सल जो फैक्ट होते हैं कि पृथ्वी चारों ओर सूर्य के घूम रही है, इनका यूज प्रेजेंट में क्यों करते हैं इंडेफिनिट में। और भी कुछ जो फैक्ट होते हैं कि भाई पानी 100 ग्राम के 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही बॉयल होता है, इन सब का यूज यहाँ पे क्यों करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं इनको मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज आपका शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप क्या करना भी, मैं जो आपको बताया उन सारी चीजों का ढंग से रिविजन कर लेना, समझ जाना कि क्या परमानेंट एक्शन है, क्या फ्रिक्वेंसी होती है, कैसे दोनों रिलेट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो हमेशा ही परमानेंट होते हैं, उनमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, वो पिछले भी चले आ रहे थे आज भी चले आ रहे हैं। जैसे अगर इस चीज को आप समझें, चलो यहाँ पे ये चीज देख लें, जैसे ये चीज मैंने लिख दी कि दी अर्थ मूव अराउंड द सन, तो इसको आप बताइए कि इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए था क्या, या फिर पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी टेंस केवल तब लिखा जाएगा, आप अंतर समझ, पास्ट इंडेफिनिट में कोई टेंस तभी लिखा जाएगा जो सिर्फ पास्ट में वैलिड था, मतलब पास्ट के लिए परमानेंट था। फ्रिक्वेंसी तो अलग हो गई कि वो डेली के लिए वैलिड था कि एक महीने में एक बार होता था पास्ट में, वो चीज अलग हो गई, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ चीज पास्ट की ही हो गई। बात समझ में आ रही। तो क्या है, जो अर्थ है जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, केवल सिर्फ पास्ट के लिए परमानेंट थी कि केवल पास्ट में ही घूम रही थी, अब फ्यूचर में उसने घूमना बंद कर दिया, पता हुआ। तो बोले कि नहीं, ये जो ऐसा एक्शन है परमानेंट हो, पास्ट में ही वैलिड थी, प्रेजेंट में ही वैलिड है और फ्यूचर में ही वैलिड है। ठीक है, तो ऐसे एक्शन के हिसाब से फिर तो ये चीज यहाँ पर गलत हो जा रही है कि पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ वही चीज लिखेंगे जो ओनली पास्ट में वैलिड है, ये चीज यहाँ पे गलत हो गई। समझ में आ गई आपको। और दी वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कंटिन्यूस से क्यों गलत हो गया, ये चीज अलग बात है। और ये प्रोवर्ब लिखी हुई ये क्यों गलत हो गई, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको कल चीज थोड़ी डिस्कस डीप तरीके से करूंगा। आज आपको जितना पढ़ाया है उसको ढंग से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब ये जो चीजें प्रोवर्ब वगैरह हैं ये आपको तभी समझ आएंगी जब आपने यहाँ पे जो पढ़ा था उसको ढंग से समझा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको क्लास में आज मजा आया होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा कि हाँ दिमाग खुल रहा है। धीरे धीरे ऐसी दिमाग खुलेगा आपका, मैं पूरी एक भी चीज आपको बिल्कुल नहीं रटवाऊंगा, सारी चीजें कनेक्ट करते जाओ। बस आप मेरा एक काम करना कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से आप नोट्स बना लेना, और उन नोट्सों को क्लास अटेंड करने के पहले एक बार रिवाइज कर लेना। आज की जो क्लास हुई है कल आप अटेंड करने से पहले आज की क्लास को ढंग से जरूर रिवाइज कर लेना, तब आपको कल पढ़ेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा, पूरा लिंक मिलेगा आगे आप। क्योंकि ये जो मैं आप कल सेंटेंस पढ़ाऊंगा दी अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, ये आज से ही तो रिलेट होगी, तो अगर आपने आज का नहीं तो पढ़ा कल कैसे समझ आ जाएगा, कल तो पूरा नया नया लगेगा, इसलिए बार बार रिवाइजन के लिए मैं सलाह देता हूँ। ठीक है, बाकी अब मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लास में इतना ही था। जय हिंद।